पाइपलाइन की घोषणा की। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं? वो संस्थाएं अब भारत पेट्रोलियम, जो कि हर साल 8 से 10 हजार करोड़ का उसमें आपको मुनाफा देता है, उसको भी वो बेचना चाहते हैं। LIC जो 100 करोड़ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, वो आज जबकि लाखों करोड़ की हो गई है और करोड़ों लोगों को उन्होंने सस्ते दामों पर, सस्ते प्रीमियम पर जीवन बीमा कराया है, उसको भी बेचना चाहते हैं। उसकी वजह से आज आपके बिहार में भी LIC के एजेंट्स में लगातार कमी होती जा रही है, क्लाइंट्स में कमी होती जा रही है। उसके सारी बातें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। राजनीति विचारधारा की होती है और इस देश में एक तरफ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राम मनोहर लोहिया भी उसमें शामिल मैं करूंगा, क्योंकि ये सब सोशलिस्ट विचारधारा के लीडर्स थे। JP बाबू भी, ये सब समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि जिन्होंने की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई के बाद उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया। दूसरी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की है, उनका एक अलग एजेंडा है। तीसरी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जो 1925 से लेकर आज तक उनका एक ही एजेंडा है कि वे गरीब, वंचित वर्ग और किसान और मजदूर के खिलाफ हैं। वो पूरे तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के भारतीय संविधान को वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से भारतीय संविधान आया देश में तब से लेकर आज तक गुप्त रूप, पहले तो खुलेआम और फिर उसके बाद गुप्त रूप से इन्होंने भारतीय संविधान को डाइल्यूट करने के लिए, प्रावधान को डाइल्यूट करने के बारे में उन्होंने सदैव प्रयास किया। यहाँ तक कि मोहन भागवत जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आरक्षण के मामले में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के खिलाफ रहे। जब भाखरा नंगल बांध बना तो भारतीय जनसंघ जिस समय था और RSS ने प्रचार किया कि इस पानी का उपयोग तुम्हारी खेती में मत करो, क्योंकि इससे बिजली निकल गई है, इससे खेती का काम नहीं होगा। इस तरह का झूठा प्रचार करते थे। जितने भी आज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनको बेचने का प्रक्रिया है, आज 1990 से 91 के बीच में से डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी में। तब से लेकर और 2014 तक जितनी रेवेन्यू आई वो लगभग 3,30,00,000 करोड़ के आसपास आई, 91 से लेकर 2014 तक। यानी कि 14 और वो 23 साल में लगभग 3,30,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। मोदी जी ने केवल 7 साल में
3,50,000 करोड़ के का डिसइन्वेस्टमेंट किया। कांग्रेस पार्टी पीएसयूज बेच नहीं रही थी, ये अपना शेयर होल्डिंग कम कर रही थी। शेयर होल्डिंग कम करना एक बात है और पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचना दूसरी बात है। यही कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रही है। यहां तक कि आप देखेंगे कि जो किसानों के खिलाफ कानून लाए गए उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश में लगभग 20 लाख करोड़ का एनुअल एग्रीकल्चर कमोडिटी का व्यवसाय है और उसमें चूंकि मंडियों के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सब व्यापारी को, उसकी हैसियत देखी जाती है, चेक किया जाता है कि उसमें इतना माल खरीदने की क्षमता है कि नहीं। अब नीतीश कुमार जी ने 2006 में यहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन क्या उससे किसान का लाभ हुआ? आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन सबसे कम बिहार में होता है, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा धान का होता है, गेहूं का होता है। लेकिन पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का जो मूल आधार था समाजवादी संरचना का, समाजवादी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो सब छोड़ चुके। और आज मैं देख रहा था कि जेपी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने जो जेपी पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था वो भी समाप्त कर दिया। किस कदर नीतीश कुमार जी आरएसएस और भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं, ये अपने आप में इसलिए साबित होता है। दूसरा बड़ा निर्णय इन्होंने लिया, मोदी जी ने शांता कुमार कमेटी बनाई। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू से, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव जी ने की और पंचायत और नगर पालिकाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद उनको अधिकार दिए, जिसका पालन नहीं हुआ। और 2004 से और 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने जहां राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इन सब से राइट्स दिए, किसके लिए दिए? जनता के लिए दिए। पहले केवल चुने हुए लोग अपने प्रश्न किया कर सकते थे विधानसभा में, संसद में, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से हर व्यक्ति को इस देश में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया और उसके कारण कई भ्रष्टाचार के प्रकरण उजागर हुए। राइट टू फूड देने के से गरीबों को 1 रुपये से 3 रुपया किलो में सस्ता अनाज मिल रहा है, जिसकी वजह से भुखमरी दूर हुई। उसे समाप्त कैसे किया जाए, फूड कॉरपोरेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, ये पूरा का पूरा पूरी योजना जो है तीनों किसानों के विरोधी जो बिल आए हैं उसका ये मूल आधार है। और अगर एफसीआई इसको ही ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब है जो अनाज का भंडारण इकट्ठा किया जाता है, प्रोक्योरमेंट होता है, वो ख़त्म होगा। और अब जो इन्होंने अभी असेट्स को बेचने का रखा है उसमें एफसीआई के और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जो गोडाउन बने हुए हैं लाखों करोड़ के, वो हजारों करोड़ में ये लोग उनको देना चाहते हैं। इसी तरह से आप मजदूर विरोधी कानून भी इन्होंने बना दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में गाइडलाइन है कि किसी भी मजदूर से 8 घंटे से ज़्यादा आप उसको काम पर नहीं लगा सकते। इन्होंने 44 मजदूरों के कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिया, जिसमें अधिकार दे दिया राज्यों को कि वे 8 घंटे के काम का जो लिमिट है उसको बढ़ा के 12 घंटे कर सकते हैं।
ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार विवेक छोड़ दिया एसडीएम पर, यानी कि सत्ता में बैठा एसडीएम अधिकारी तय करेगा कि किसकी यूनियन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, जबकि मजदूरों का ये हक रहा है ट्रेड यूनियन बनाने का। पूरी तरीके से इन्होंने ये सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है, और सूट बूट की सरकार इसलिए कहा था क्योंकि इनके जितनी भी नीतियां हैं, जितने कानून हैं, वे कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए हैं।